बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। यूट्यूब पर 30 लाख हुए सब्सक्राइबर्स। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे सबसे पहले दंतेवाड़ा का, जहां नक्सली हमले के बाद आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचने वाले हैं। यहां शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे भूपेश बघेल और उसके साथ ही जमीनी हालातों का भी जायजा लेंगे। सीएम चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक जाने वाले थे, कल की ये जानकारी है। कल कर्नाटक दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रवाना होना था, लेकिन नक्सली वारदात के बाद अब सीएम ने अपना कर्नाटक दौरा रद्द कर दिया है और इसी के चलते आज दंतेवाड़ा में सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी होगी। यहाँ पर शहीद जवानों के परिजनों से भी मुलाकात वो करने वाले हैं। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। श्रद्धांजलि सभा के दौरान पुष्पांजलि अर्पित किया जाएगा उन तमाम जवानों को जिन्होंने इस घातक हमले में अपनी जान गंवाई है। न सिर्फ परिवारों से मुलाकात, बल्कि दंतेवाड़ा में जमीनी हालात क्या है, नक्सलियों के खिलाफ किस तरह से ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और कहां लापरवाही हुई इस घटना के दौरान, इसे लेकर भी मुख्यमंत्री अधिकारियों से जानकारी लेंगे। साथ ही साथ आसपास ग्रामीणों से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत जानने के लिए ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर पहुंचेंगे। तो दंतेवाड़ा के अरनपुर में बुधवार को नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए। एक चालक की भी मौत हुई है। जवानों से भरे पिकअप वैन को नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर उड़ा दिया। जवानों की टीम एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए ही पहुंची थी और वापसी के दौरान ये घटना घटी। साथ ही साथ आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम भूपेश बघेल से बातचीत की है, हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उधर शहीद जवानों के शव को फिलहाल जिला अस्पताल में रखा गया है और आज परिजनों को जवानों का शव सौंपा जाएगा। दंतेवाड़ा का अरनपुर इलाका, जो कि सुकमा का सीमावर्ती इलाका है, यहाँ पर माओवादी जो है जगदीश की सूचना के बाद में जो है डीआरजी की टीम को उतारा गया था। सीमावर्ती क्षेत्र जो है नाड़ी इलाका है, उस इलाके में जवान गए थे और वहां पर जो है जवानों के साथ में माओवादियों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक नक्सली घायल है। घायल नक्सली के बाद में जो है जवान वापस कमल पोस्ट कैंप पहुंचे हैं और वहां से घायल माओवादी को लेकर जब जवान वापस कुआकोंडा की ओर रवाना हो रहे थे, जैसा कि बताया जाता है कि 3 गाड़ियां जो है आगे निकली थी और 2 गाड़ियां जो है यहाँ घटनास्थल को पार करते हुए आगे निकल गई थी। तीसरे नंबर पर जो गाड़ी थी, जिसमें जो है 10 डीआरजी के जवान सवार थे, उस गाड़ी को जो है माओवादियों ने निशाना बनाया है और विस्फोट में जो शामिल जो आईडी है करीब 40 से 50 किलो की बताई जा रही है। काफी जो है भयावह ब्लास्ट हुआ। इसके चलते वाहन के परखच्चे उड़ गए और करीब 50 से 60 मीटर दूर जो है वाहन का जो है गियर बॉक्स गिरा है, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए और एक वाहन चालक जो है वो मारा गया। बताया जाता है कि जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो सामने जो 2 गाड़ी चल रही थी वो गाड़ी वापस लौट कर आई है। बताते हैं कि जो है करीब जो है 5 से 10 मिनट का भी जो है समय नहीं लेगा है और ब्लास्ट में ही जवान जो है मौके पर दम तोड़ दिया और साथ ही साथ जवानों के जो हथियार थे वो भी पूरी तरह से नष्ट हो गए। उसके बाद जो है उस समय जो है करीब 7 वाहन यहाँ से गुजरने वाले थे, बाकी वाहनों को वहां रोका गया। उसके बाद जो है बताया जाता है कि घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर माओवादियों ने बैठकर जो है वायर के जरिए जो है ट्रिगर दबाया, जिसके चलते जो है आईडी ब्लास्ट हुई है और ये इलाका काफी सेफ माना जाता है। यहाँ पर आवागमन जो है भारी मात्रा में हर रोज होता है, जिसके चलते जो है जवानों ने आने जाने के लिए जो है वाहन को चुना है। सदी चांडक, न्यूज 18 दंतेवाड़ा। जैसा कि पुलिस अधिकारियों की माने तो जो है माओवादियों ने आईडी ब्लास्ट में भारी संख्या में विस्फोट जो है सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और जिस तरह से जो है घटनास्थल पर गड्ढा है उसको देख के तो अंदाजा लगाया सकता है कि माओवादियों ने जो है की जो तैयारी थी ब्लास्ट की काफी पुरानी थी। और जो आप देख पा रहे हैं कि ये पिकअप का ये इंजन है, चूंकि पूरे वाहन में जो है इंजन है वो काफी हैवी होता है और इंजन करीब जो है ये 50 मीटर दूर आके ये इंजन गिरा है। और इसके अलावा जो है बताया जाता है कि पिकअप वाहन की अन्य जो सामग्री है वो करीब 50 से 60 मीटर दूर गिरा है और ये पूरा इलाका है, ये आईडी ब्लास्ट से करीब 50 मीटर दूर का इलाका है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर पिकअप वाहन के जो है जो जितने भी सामग्री है
वो ब्लास्ट के साथ में उड़कर आई है। और आप जैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वाहन का सबसे भारी भरकम जो होता है वो इंजन होता है। इंजन करीब 50 से 60 मीटर दूर आके गिरा है। इसका मतलब ये है कि विस्फोट जो है काफी तगड़ा होगा। और करीब बताते हैं कि 2:30 बजे ये आईडी ब्लास्ट हुआ। उस वक्त हुआ जब जवान पिकअप वाहन में सवार होकर जब लौट रहे थे। उस दौरान जो है माओवादियों ने जवानों पर जो है घात लगाकर बैठे हुए थे। और जैसे ही जवान जो है विस्फोट जो आईडी पैंट की गई थी उसके ऊपर से जैसे ही जवान गुजर रहे थे उस दौरान जो है माओवादी जो है छिपे हुए थे। करीब 100 मीटर दूर से माओवादियों ने वाहन को जो है वाहन की रफ्तार को भांपते हुए आईडी ब्लास्ट की चपेट में एक पिकअप वाहन आ गई जिसमें 10 जवान शहीद हो गए। सभी चांडक, न्यूज 18 दंतेवाड़ा। तो घटनास्थल की भी आपने तस्वीरें देखी, साथ ही साथ जो स्थिति अभी है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचने वाले हैं, परिजनों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने अपने बेटों को इस दुखद घटना में गंवा दिया है। साथ ही साथ जो दंतेवाड़ा का इलाका है वहां पर भी अब पुलिस की सक्रियता बढ़ती हुई, सुरक्षा बलों की सक्रियता बढ़ती हुई, क्योंकि आसपास लोगों में भी निश्चित ही डर का माहौल होगा। इसी वजह से सर्चिंग ऑपरेशन भी इस इलाके में लगातार चलाया जा रहा है। मौके की ये स्थिति आप देख रहे हैं, घटना की ठीक बाद की स्थिति। हमारे सहयोगी भी आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे कि किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और पूरी साजिश के तहत माओवादियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। इसकी जांच अब की जाएगी कि क्या कुछ लापरवाही रहा और क्या कुछ चूक रही, इसे लेकर भी लगातार अब जांच टीम जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी। चलिए और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी युगल तिवारी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। युगल, आपसे हम समझना चाहेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज दंतेवाड़ा पहुंच रहे हैं और अब मुझे लगता है कि फोकस इसी ओर कि लापरवाही का पता लग सके, क्या कुछ घटनास्थल पर हुआ ये भी मुख्यमंत्री जानने की कोशिश करेंगे। युगल जी बिल्कुल अवंतिका, कर्नाटक दौरे को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निरस्त किया है और उसके बाद आज दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। वहां सभी जो 10 हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, उसके अलावा एक जो वाहन चालक है वो शहीद हुआ है, उसे सभी को श्रद्धांजलि दी जाएगी और अंतिम सलामी वहां पर दी जाएगी। और पूरे ग्राउंड जीरो से किस तरह की जानकारी थी, क्या कहां पर सुरक्षा कर्मियों से चूक हुई, किस तरह से माओवादियों ने घात लगाकर हमला किया, क्या इनपुट मिले थे या नहीं मिले थे। पहले भी डीजीपी लेवल के जो अधिकारी हैं उन्होंने बैठक कर रहे थे। अचानक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्हें तलब किया। डीजीपी अशोक जुनेजा सहित पुलिस के आला अधिकारी आए और हाई लेवल की एक बैठक हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, तमाम आला अधिकारी उस पर मौजूद थे सुरक्षा के। तो ये अब ये कयास लगाया जा रहा है कि अब आने वाले समय में ज्वाइंट ऑपरेशन होगा और इस ज्वाइंट ऑपरेशन के माध्यम से माओवादियों को पीछे धकेलने का काम किया जाएगा। और वैसे भी राज्य सरकार ये दावा करती रही है कि माओवादी हमले में 80% की कमी आई है, साथ ही साथ माओवादियों को पीछे धकेला जा रहा है और यही बौखलाहट की वजह से, अपनी आमद देने की वजह से इस तरह से जो कायराना हमले हैं वो किए जाते रहे हैं। अगर हम बात करें कि उन बस्तर इलाकों में, बीहड़ इलाकों में जो रिमोट एरिया है, वहाँ पर जब भी विकास कार्य जाता है तो ये विकास का विरोध करते हैं यही माओवादी और एक एक जनप्रतिनिधियों को चुन चुन कर निशाना बनाते हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर हमला हुआ और मुखबिर की सूचना पर आम जनता को मारते भी हैं। तो ऐसे में सवाल ये खड़े होता है कि आखिर ये माओवादी हितैषी किसके हैं। विकास कार्य को रोकना, बाधित करना इनकी नियति हो गई है और जिस तरह से कायराना हमला कर रहे हैं, जो जवान हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं उनकी जान तक अब बेधड़क ले रहे हैं। तो जरूरत इस बात की अवंतिका कि अब ऐसे माओवादियों को और ऐसे जो प्रदेश के नासूर को कुचलने की जरूरत है, उनके पूरे खात्मे की रणनीति बनानी चाहिए। इसमें आरोप प्रत्यारोप की बिल्कुल कहीं कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सभी नेताओं को, सभी राजनीतिक दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके माओवाद के खात्मे की ओर ध्यान देना चाहिए, उस ओर कदम बढ़ाना चाहिए। एक एक कर अगर हमारे जवान इस तरह से शहीद होंगे तो उन शहीद परिवारों की संख्या है, श्रृंखला है, वो बढ़ती जाएगी। शहादत कोई मामूली चीज़ नहीं है, उनकी शहादत को ऐसे व्यर्थ भी जाने नहीं देना चाहिए। अवंतिका, जरूरत इस बात की, हर कोई चाहता है कि छत्तीसगढ़ से एक जो नासूर है, माओवाद है, वो खत्म हो। अब जब आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहाँ जाएंगे तो ग्राउंड जीरो से किस तरह की जानकारी है पूरी जुटाएंगे और ये भी है कि आने वाले समय में माओवादियों को पीछे धकेलने के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन बिल्कुल जो है राज्य सरकार चलाएगी। जी
बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, सख्ती बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत। शुक्रिया आपका ये जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे खरगोन से मिल रही बड़ी खबर का, जहां इंदौर लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। पटवारी जितेंद्र सोलंकी पर लोकायुक्त का शिकंजा कसा है। गौरी धाम स्थित मकान और साथ ही साथ 4 ऐसे अलग अलग ठिकाने हैं जहां पर छापामार कार्रवाई लोकायुक्त की तरफ से हुई है। 3 से 4 लाख नकदी, सोने चांदी के आभूषण जब्त किए जा चुके हैं। चंदन नगर इंदौर में 6 दुकान, एक फ्लैट के कागज मिले हैं। खरगोन के राधा वल्लभ मार्केट में एक दुकान मिली है, जबकि ईश्वरी नगर में 3 मंजिला मकान का भी पता चला है। 4 पहिया वाहन, मूलठान और मोघन में कृषि भूमि के साथ गोगांव में दुकान। और इंदौर लोकायुक्त डीएसपी संतोष भदौरिया और प्रवीण बघेल के नेतृत्व में 22 सदस्यीय टीम द्वारा कार्रवाई की गई है। ये पूरा जो ब्यौरा हम आपको बता रहे हैं, ये पटवारी सोलंकी के यहाँ पर छापा जब पड़ा उसके बाद इसका जो ब्यौरा है वो सामने आया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से कार्रवाई उनके ठिकानों पर लगातार चल रही है। एक साथ आय से अधिक संपत्ति को लेकर 4 स्थानों पर कार्रवाई चल रही है। पटवारी जितेंद्र सोलंकी गोगांव तहसील के हल्का नंबर 36 में पदस्थ है। करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हो रहा है। लगातार ये जानकारी सामने आ रही है। आंकड़ा अभी भी थमा नहीं है क्योंकि जांच और कार्रवाई का दौर अभी भी चल रहा है। आप देख रहे हैं पटवारी के ठिकानों पर किस तरह से लोकायुक्त की टीम आज दबिश देने पहुंची और उसके बाद करोड़ों की अकूत संपत्ति का खुलासा। अभी भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अभी और इजाफा इस रकम में हो सकता है। फिलहाल करोड़ों की जानकारी तो मिल ही चुकी है। आप देख रहे हैं 4 ठिकानों पर अलग अलग अधिकारी पहुंचे हैं, कर्मचारी पहुंचे हैं लोकायुक्त के। सोने चांदी के आभूषण जब्त किए गए हैं। 6 दुकानों की डिटेल्स मिली है। फ्लैट के कागजात मिले हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी आशुतोष पुरोहित खरगोन से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आशुतोष, ऐसी संपत्ति जिसका निश्चित तौर पर एक पटवारी के घर से मिलना निश्चित तौर पर आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे, अभी तक क्या कुछ खुलासा हुआ है और किस तरह के खुलासों की आगे भी उम्मीद? अवंतिका, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये खरगोन में गौरीधाम में मकान स्थित है। जितेंद्र सिंह सोलंकी पटवारी हैं। इनके घर पर लोकायुक्त की जो टीम है, इंदौर लोकायुक्त की टीम है, डीएसपी संतोष सिंह भदौरिया और प्रवीण सिंह बघेल, दोनों डीएसपी के नेतृत्व में 22 सदस्यीय टीम ने एक साथ खरगोन में 4 जगहों पे छापामार कार्रवाई की है और इस दौरान सुबह 5 बजे से लगातार कार्रवाई चल रही है। हम पटवारी के गौरीधाम जो स्थित मकान है उसमें ही मौजूद है। आप देख सकते हैं लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो है सोने चांदी के जेवर, खास बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नगद जो है करीब 3 से 4 लाख रुपए मिला है। सोने चांदी के जेवर मिले हैं। इंदौर चंदन नगर में 6 दुकानें हैं, उसका खुलासा हुआ है। खरगोन के राधा वल्लभ मार्केट में एक दुकान है, वह खुलासा हुआ है। एक मकान ईश्वरी नगर में, उसका खुलासा हुआ। लगातार सर्चिंग की जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोकायुक्त की जो टीम है, इंदौर की टीम है, वो लगातार कार्रवाई कर रही है। लगातार सर्चिंग की जा रही है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। अभी इसमें खास महत्वपूर्ण बात है कि कुछ ऐसे दस्तावेज जो मिले हैं जो बैंकों से संबंधित है, लाकर से संबंधित है, उसको भी खंगालेंगे। हमारे साथ लगातार ये कार्रवाई चल रही है और मैं इंदौर लोकायुक्त के जो डीएसपी है प्रवीण सिंह बघेल, उनसे बात करना चाहूंगा कि सर, ये जिस प्रकार से ये लगातार ये कार्रवाई चल रही है, अभी तक क्या क्या जानकारी मिली और पूरा खुलासा कब तक हो जाएगा? अभी पूरा खुलासा होने में तो टाइम है, 2-3 घंटे और लगेंगे। अभी प्रारंभिक स्तर पर जो है इनके निवास 20 गौरीधाम पे सर्च की कार्रवाई हुई है। साथ ही इनका एक ईश्वरी नगर में भी इन्होंने एक मल्टी G+2 3 मंजिला बनाई हुई थी, उसका पता चला है। इनका राधा वल्लभ नगर में एक दुकान है, उसका पता चला है। इसके अलावा इनके पुश्तैनी ग्राम विस्थान में जमीन है, इनका एक घर है, उसका पता चला है। साथ ही अभी लगभग 4.5 लाख रुपए कैश इनके घर से मिले हैं। इसके अलावा जो सोने चांदी के जो पहनने के जेवरात हैं वो मिले हैं। अभी जो है LIC की पॉलिसियां, बैंक के अकाउंट और जो वाहन से संबंधित जानकारियों के बारे में और जो है विस्तृत सर्च की कार्रवाई हम लोग अभी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं अवंतिका की जिस प्रकार से लगातार कार्रवाई की जा रही, लगातार सर्चिंग की जा रही, तो अभी और भी खुलासे हो सकते हैं। और जो 22 सदस्यीय टीम है एक साथ 4 स्थानों पर खरगोन में कार्रवाई कर रही है। अवंतिका, चलिए, यानी कि गिनती अभी भी खत्म नहीं हुई है। शुक्रिया आपका आशुतोष इस पूरी जानकारी के लिए। अन्य बड़े खुलासे भी इस मामले में हो सकते हैं, ऐसी भी उम्मीद। आगे बढ़ते हैं ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां पूर्व विधायक रघुराज कंसाना को झटका लगा है। MP MLA कोर्ट ने केस वापसी से इनकार कर दिया है। मुरैना कोतवाली थाने में ये मामला दर्ज था और उसके बाद अब इस मामले को वापस नहीं लिया जाएगा, MP MLA कोर्ट की तरफ से कहा गया है। थाना परिसर में गोली चलाकर आरोपी को छुड़ा ले गए थे
दिल्ली पुलिस के कब्जे थे। आरोपियों को छुड़ाने का आरोप इन पर। दिल्ली कोर्ट के आदेश पर 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। मुरैना कोतवाली थाना, साल 2012 की एक घटना। केस वापसी से एमपी एमएलए कोर्ट ने इनकार कर दिया है। और ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां दुष्कर्म पीड़िता ने खुदकुशी कर ली है। महाराजपुरा थाना क्षेत्र में खुदकुशी की है। मृतका ने 7 मार्च को एक युवक पर दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया था। आरोपी को 20 अप्रैल को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई। आरोपी की जमानत के बाद से ही पीड़िता डिप्रेशन में चल रही थी। पति ने पुलिस को मृतका का एक सुसाइड नोट भी दिया है। महाराजपुरा पुलिस सुसाइड नोट की इस जांच में जुटी हुई है। लेकिन अहम बात यह कि आरोपी जैसे ही जेल से छूटकर आया, अग्रिम जमानत मिल गई, उसके बाद से ही पीड़िता डिप्रेशन में थी। क्या कारण, ये पुलिस को अभी पता लगाना है। लेकिन ये जानकारी कि दुष्कर्म पीड़िता ने खुदकुशी कर ली है। महाराजपुरा थाना क्षेत्र में खुदकुशी की है पीड़िता ने। पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर भी आगे की जांच में जुटी है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर धार से है, जहां बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ की सूचना सामने आ रही है। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी है। घायल बदमाश को भर्ती करवाया गया है। आरोपी ने सरेराह युवती पर गोली चलाई थी। कल इस वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपी को पकड़ने के लिए देदला गांव में पुलिस पहुंची थी और इस दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की। पुलिस पर फायरिंग की भी कोशिश की थी। पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई और आरोपी को गोली लगी। फिलहाल घायल अवस्था में अस्पताल में इस आरोपी को भर्ती करवाया गया। उसके बाद बयान दर्ज किए जाएंगे। क्या कुछ हुआ, क्या विवाद रहा, इसे लेकर कार्रवाई आरोपी के खिलाफ होगी। और उधर दमोह के कोतवाली थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी मच गई जब चौकी इस्तिराहा के पास एक नकाबपोश युवक एक अधेड़ पर कट्टे से फायरिंग करने लगा। फायरिंग में अधेड़ घायल हो गए और पीठ पर कट्टे के छर्रे लगने के बाद लोगों ने जिला अस्पताल में इलाज के लिए उन्हें भर्ती करवाया है। अधेड़ की माने तो वो एक दुकान पर काम कर रहे थे और उसी दौरान युवक ने कट्टे से फायर किया। पीड़ित की माने तो उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर फायरिंग क्यों की गई उन्हें ये नहीं पता है। मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने हाथ लगाया। इसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से अगली बड़ी खबर। भोपाल के जयंत अब दिल्ली पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन कावेरी के तहत जयंत की वतन वापसी हुई है। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली फिलहाल पहुंचे हैं। जयंत आज राजधानी भोपाल भी पहुंचेंगे। पैरागढ़ के रहने वाले हैं। गृह युद्ध के चलते जयंत सूडान में फंसे हुए थे और भारत सरकार के मिशन कावेरी के तहत उन्हें वापस वतन लाया गया है। और अब बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाने के बाद देवगढ़ पहुंचे मंत्री अमरजीत भगत। ग्रामीणों की सालों पुरानी पुल की मांग पूरी हुई है। करीब 5 करोड़ 64 लाख की लागत के साथ इस पुल का शिलान्यास किया गया। पुल टूट जाने से 2 हिस्सों में गांव बंट गया था। ग्रामीण सहित राहगीर बस्ती के रास्ते से आवागमन कर रहे थे और काफी परेशान हो रहे थे। पुल का शिलान्यास किया गया। बहुत लंबे अरसे से इस पुल का लोगों को इंतजार था। इसके नहीं रहने से गांव 2 भाग में बंट गया था। वह तात्कालिक रूप से आने जाने के लिए हमने एक पुल बनाया था, जिससे अभी तक लोगों का निस्तार हो रहा था, लेकिन वो भी कटाव में धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो गया। और उधर जांजगीर चांपा में कुत्ते को बेरहमी से पीटने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल जिले के कन्हाई बंद का एक रहने वाला आरोपी, जो कि युवक अजीत यादव इसका नाम, डंडे से कुत्ते को बेरहमी से पीटते हुए नजर आया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो की जानकारी मिलने पर बिलासपुर के पशु प्रेमियों की टीम जांजगीर चांपा पहुंची और यहाँ पर उप थाना नैला में FIR दर्ज कराई। थाने में मामला दर्ज होते ही पुलिस की टीम ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात का 100वां एपिसोड रविवार 30 अप्रैल को प्रसारित होगा। कार्यक्रम का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को आया था। प्रसार भारती ने 100वें एपिसोड का जश्न मनाने के लिए बुधवार को मन की बात 800 कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के अंदर जनसंवाद के अनेक माध्यम होते हैं और मोदी जी ने आकाशवाणी को जनसंवाद का माध्यम चुना।
मैं बचपन से आकाशवाणी का बड़ा प्रशंसक रहा हूं। मैंने कई महत्वपूर्ण बातें आकाशवाणी पर सुनी है, कहना था केंद्रीय गृह मंत्री का। और आगामी 30 अप्रैल को प्रसारित होने वाला प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड खास होने जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए मन की बात 100 कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी कैच ने पीएम मोदी के इस खास कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। Here on the 100th episode of Mann Ki Baat, and and I'm a musician, so that is why I love it when Prime Minister Modi speaks about music in his Mann Ki Baat. This year in January, he spoke about how so many tribal people have won, Padma Awards this year. A lot of them were musicians. A lot of them are people associated with tribal music. So I learnt about so many musicians through Mann Ki Baat. In February, he spoke about how there are 2 or 3 musical instruments which are becoming obscure right now, and these musicians are sort of bringing them back. They're researching these musical instruments and they're making them back popular, like the mandolin. And so I learnt about these musical instruments through that. I learnt about various festivals through Mann Ki Baat. तो आगामी 30 अप्रैल को प्रसारित होने वाला प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड खास रहेगा। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए मन की बात 800 कॉन्क्लेव का आयोजन, जिसमें प्रसार भारती के पूर्व सीईओ शशि शेखर वेम्पति ने पीएम मोदी के इस खास कार्यक्रम की तारीफ की। Ki Baat is multifold on several dimensions. In fact, that is the subject of the book that will be released today, that has been written by me. And we can see the impact on all these major themes that he has initiated over the last 9 years, be it Swachh Bharat, be it Vocal for Local, Beti Bachao, Beti Padhao. And the interesting thing about Mann Ki Baat is that he has not only focused on the big themes, he's also focused on small behavioral changes, all of which have added up to a transformation that is going on across India at the grassroots level. और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।